हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने गोल्ड पीएचडी आर्ट परिवार से जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत अग्रिम बधाई। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा पर चर्चा करेंगे वो है बीजापुर। वो है बीजापुर। ठीक है, ये वही बीजापुर है जो दक्षिण की कला के अंतर्गत आता है। 1490 से शुरू होता है और 1687 तक चलता है। ये 1490 से शुरू होता है और 1687 तक चलता है। क्या होता है ना, ये बदलती रहती हैं। ठीक है, एक आती एक जाती, एक आती एक जाती, ऐसी बदलती रहती हैं। यहाँ तो ठीक है, मैं देख लूँ वीडियो में आ रहा है अच्छे से। हाँ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखिए, कल हम लोग दक्षिण की जो कला है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी वो हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो आज उसी में मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, क्योंकि कल जब मैं शुरू में आपको बताया था कि विजयनगर, ठीक है, विजयनगर जो हिंदू यहाँ पर शासक थे, ठीक है, राय कृष्णदास इनके थे, ठीक है, और यहाँ इसी के समकालीन ही चल रही थी बहमनी का हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे थे। तो ये बहमनी जो थे ना, ये विजयनगर के हिंदू शासक की जो मंदिरें बनाई गई थी, ठीक है, मंदिरों तक इन लोगों ने 500 वर्षों, क्या 500 वर्षों तक इन मंदिरों को इन लोगों ने तोड़ा था, जिसके प्रमाण आज भी विजयनगर के आजू बाजू हम्पी क्षेत्र में जो है अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब इसी के खंड में चलिए हम बीजापुर के विषय में चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत आराम से हम लोग चीजों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज आराम से पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है और हम समझते भी हैं। तो देखिए, ये जो बीजापुर था, क्या बीजापुर, जिसकी हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर आदिल शाही वंश चला था। क्या आदिल शाही वंश? तो चलिए देखते हैं। बीजापुर, ठीक है, बीजापुर का समय मैं यहाँ पर लिख ही दिया हूं, तो यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब इसके संस्थापक कौन है ये देख लेते हैं। ठीक है, बीजापुर के संस्थापक, ज्यादा मैं छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, नहीं ठीक है, यहाँ तक संस्थापक। यहाँ पर लाइटिंग हो रहा है तो हम इस चीज को, ठीक है, बीजापुर के जो संस्थापक थे वो थे कौन? यूसुफ आदिल शाह। पूरा नाम जो है सुल्तान यूसुफ आदिल शाह भी लिखा जाता है। क्या? सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के संस्थापक थे। ये 1490 से लेकर 1510 तक, क्या ये 1490 से 1510 तक जो है इन्होंने शासन किया था। सब मिलाकर 20 वर्ष तक इन्होंने, देखिए 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अगर ये शासन कर रहे हैं और इनके विषय में वर्णन है तो सिंपल सी बात है कि ये कला प्रेमी थे। क्या थे? ये कला प्रेमी थे। अब ये जो थे, ये पहला नंबर तो कला प्रेमी और ईरानी
ईरानी शैली के जानकार थे। क्या ईरानी शैली के जानकार थे। इन्होंने साहित्यकार, कलाकार, स्थापत्यकार को बुलवाया था। ठीक है, ईरानी शैली, और इन्होंने, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साहित्यकार प्लस कलाकार को इन्होंने संरक्षण दिया था। ठीक है, कौन? सुल्तान यूसुफ आदिल शाह ने, जो ये कला प्रेमी थे, ईरानी शैली के ज्ञाता थे। इन्होंने साहित्यकार, कलाकार, भित्तिकार यानी कि जितने भी कला के अंतर्गत हैं, इनको इन्होंने जो है संरक्षण दिया था। अब इनका एक पुत्र था जिसका नाम था इस्माइल अली, हाँ अली में मुझसे निकल लेगा। ठीक है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था इस्माइल अली और आदिल शाह। तो ये थे आदिल शाह के वंश के थे, ये आदिल शाह ही हो जाएंगे। आदिल शाह, देखिए ये इनका पुत्र था। ठीक है, जनाब के ये पुत्र थे जिसका नाम था इस्माइल अली आदिल शाह। अब देखिए इनका जो शासनकाल है, इनका खत्म होता है 1910 तक। तो ये जो है 10 से लेकर 34 तक इनका शासनकाल था। इनका शासनकाल था 1510 से लेकर के 1534 तक। अब देखिए जिसके पिता के, आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, मैं सबको ने औरंगजेब को छोड़ दो तो उसके आगे भी आप देख लीजिए, जिसका पिता कला प्रिय होता है, कलाकारों को आदर सम्मान देता है, तो उसका पुत्र भी उसी कला में ढलता है। हम बहुत पढ़े हैं, कल भी पढ़ रहे थे, मुगल काल ही देख लो। अगर वो बाबर कला प्रिय था, उसका पुत्र हुमायूं कला प्रिय हुआ, उसका पुत्र अकबर हुआ, अकबर पुत्र जहांगीर हुआ, जहांगीर का पुत्र शाहजहां हुआ, शाहजहां पुत्र औरंगजेब हुआ। और औरंगजेब भी कला प्रिय शासक था, ऐसी बात नहीं है। मैं उसे गलत नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि देखिए उसके कुरान में, उसके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि जिस चीज में जीव होता है उसका चित्रण नहीं किया जाता। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, इनमें जीव होता है ना, प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है, तो इनका नहीं किया जाता। तो उसने वही नहीं किया। उसके ग्रंथ में बेल बूटे, ईरानी कला, तुर्की कला, फारसी कला, इन सबका वर्णन है, उसमें ये सब नहीं। उसने उसको निर्धारित किया। अब लोग कहते हैं कि इसने गलत किया। क्यों भाई? वो अपने धर्म के अनुसार चला, तो उसका भी उसके हिसाब से देखो तो सही है। तो ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए जब इनका पिता साहित्यकार, कलाकार को संरक्षण दिया, तो सिंपल सी बात है, ये जो जनाब होंगे ये भी कला प्रिय होंगे। ठीक है, कला प्रिय के साथ साथ जो है कलाकारों के संरक्षण देंगे, कलाकारों को संरक्षण देंगे। ठीक है, जब कलाकारों को संरक्षण देंगे, और ये स्वयं चित्रकार होंगे। ठीक है, प्लस ये स्वयं भी एक चित्रकार हैं। अब देखो जैसे मान लो, देखिए जब ये संरक्षण दिया होगा तो इनका बचपन चल रहा होगा, तो बचपन में जब सबको देख रहे हैं चित्र बनाते हुए, तो ये भी जाएंगे तो ये भी सीखेंगे। तो इस तरह से ये भी कलाकार थे। अब देखिए इनकी जो बीवी थी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चांद सुल्ताना, इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी थी जिनका नाम था चांद सुल्ताना। अब यहां से और अच्छा सिस्टम बैठेगा। ये जो चांद सुल्ताना थी ना, ये भी कला थी। क्या ये भी कलाकार थी, विदुषी थी, ज्ञाता था, कला पारखी थी। ये चांद सुल्ताना जो है कला पारखी, विदुषी
विदुषी मतलब विद्वान, ठीक है। और कलाकत्री थी। कलाकत्री मतलब होता है जैसे लड़के होते हैं तो कलाकार होते हैं, लड़कियां होती हैं तो कलाकत्री होती हैं, यानी स्त्रीलिंग है, ठीक है। चाँद सुल्ताना जो है इस्माइल अली आदिल शाह की पत्नी थी, जिनका नाम था चाँद सुल्ताना। ये कला पारखी थी, विदुषी थी और स्वयं एक बहुत ही अच्छा चित्रकारी थी, कलाकार थी, ठीक है। इन्होंने जो है उजूम उल उलूम, क्या इन्होंने उजूम उल उलूम, ठीक है, क्या इन्होंने, सॉरी नुजूम है, हाँ नुजूम उल उलूम, इस ग्रंथ का चित्रण करवाया। किसने? इनकी पत्नी। अब नुजूम उल उलूम क्या है? तो नुजूम उल उलूम जो है ये खगोल विद्या पर आधारित है। क्या उसमें जानकारी दिया गया है? खगोल विद्या, यहाँ तक ठीक है, खगोल विद्या की जानकारी दिया गया है। अब देखिए ये चित्रित कराया गया था, तो इसमें बहुत ही अच्छा चीज है, इसमें जो समन्वय दिखता है वो फारसी, ईरानी और भारतीय कला, ये यूं मान लीजिए कि ये फारसी भारतीय कला का प्रभाव है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें फारसी मतलब आप मुगल समझ सकते हो, ठीक है, और प्लस भारतीय कला का प्रभाव, ठीक है। फारसी भारतीय कला का प्रभाव मिलता है, साथ ही साथ इसमें 140 नक्शे और 876 चित्र हैं। इसमें 140 नक्शे और 876 चित्र हैं, ठीक है। किसमें? नुजूम उल उलूम में 140 नक्शे और 776 चित्र हैं। इसी के साथ ही साथ इसमें देखिए, अब इतने चित्र हैं, ये थोड़ी है कि केवल खगोल विद्या से ही चित्र हैं, नहीं। देखिए अब इसके अंतर्गत इसमें जो चित्र हैं, ठीक है, इसमें तंत्र मंत्र, मानवाकृति, तंत्र मंत्र, मानवाकृति, बेल बूटे, पशु पक्षी, खगोल विद्या, वास्तुशास्त्र, हस्तकला आदि, ठीक है। देखिए इसमें जो 140 नक्शे बने हैं, 876 चित्र बने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल नुजूम उल उलूम में इसी से है, नहीं। इसके अलावा तंत्र मंत्र, मानव आकृति, बेल बूटे, पशु पक्षी, छोटा सा टॉर्च लगा दूं, ठीक है, खगोल विद्या, वास्तुशास्त्र, हस्तकला, तंत्र मंत्र तो लिख ही दिए हैं, ठीक है। इन सबसे संबंधित ज्योतिष, मैं तो ज्योतिष भूल ही जा रहा था भाई, सबसे खास चीज ज्योतिष, इन सबसे संबंधित है, तब ये इतना बना हुआ है। अब यहां तक ठीक है मामला। अब देखिए ये तो रहे इनके पुत्र, अब हम इस्माइल आदिल शाह के पुत्र को देखते हैं, जिसका नाम है इब्राहिम आदिल शाह। देखिए अब इनके पुत्र
इस्माइल, ठीक है, इस्माइल अली, हाँ, इस्माइल अली आदिल शाह के पुत्र, ठीक है। अब इनका पुत्र कौन था? जिसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है। इनका जो पुत्र था इब्राहिम आदिल शाह नाम था, ये संत विद्वान था, ये बहुत संत प्रकृति का था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह जो था ना, ये बहुत ही संत विचार, ज्योतिष, कला प्रेमी और प्लस चित्रकार, ये था। कौन? इब्राहिम आदिल शाह जो है वो इन सब चीजों से संबंधित था। अब इसके समय में जो है, ठीक है, इसके समय में शबीह और भित्ति चित्र, शबीह और भित्ति चित्र अधिक बने हैं। इसके का मतलब जो है अधिक बने हुए हैं। शबीह और भित्ति चित्र जो है इसके समय में अधिक बने हुए हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है दो ऐसे चित्र बने हुए हैं। एक क्या है बताओ? एक तो है हाथी की लड़ाई, ठीक है। पहला है, हम यहाँ लिखते हैं प्रमुख चित्र, पहला है हाथियों की लड़ाई, दूसरा सौन में खड़ी हुई स्त्री, ठीक है। दूसरा है सघन वन में खड़ी हुई स्त्री, ठीक है। हाथियों की लड़ाई और सघन वन में खड़ी हुई स्त्री। अब अगर हम इसका संग्रह देखेंगे तो पहले देखो नीचे कहां तक आ रहा है। हाँ, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रह। संग्रह है ब्रिटिश म्यूजियम, ये कहाँ भाई? ये है लंदन में, ठीक है। उसके साथ साथ अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक है। कहाँ कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, और साथ ही साथ प्रिंस ऑफ द वेल्स, प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम, ये कहाँ है? ये है मुंबई में। तो देखो पहले नीचे तक आ रहा है, नहीं तो मैं लिख दूं और दिखाई नहीं ना दे अच्छे से। तो ये चीजें जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ ही साथ जो है ये है हमारे इब्राहिम आदिल शाह। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो रागमाला, रागमाला के चौगान बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हम लिखेंगे रागमाला का
चित्र चौगान बहुत प्रसिद्ध है। बहुत छोटा तो मैंने लिख दे रहा हूं, नहीं अब छोटा तो नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ अगला शासक है, यानी इनका पुत्र है। देखिए, सुल्तान यूसुफ आदिल शाह हो गया, इसका पुत्र इस्माइल अली आदिल शाह हो गया, इसका पुत्र इब्राहिम अली आदिल शाह हो गया, और इसका पुत्र जो है मोहम्मद आदिल शाह हो गया। मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह। देखिए, अब मोहम्मद आदिल शाह भी कला प्रेमी है। कौन? ये भी कला प्रेमी है। लेकिन इसके शासन में एक बहुत अच्छा चीज होता था कि मुगलों से चित्रों का आदान प्रदान होता था। देखिए, मैं इस शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कला प्रेमी था या कला समय रक्षक था, ठीक है। अब देखिए, इसके समय की जो विशेषता है वो मुगलों, इसके शासनकाल में और मुगल शासनकाल में, देखिए दक्षिण कला हम पढ़ रहे हैं, तो जहां देखिए जब इसका शासनकाल चल रहा था तो वहां पर जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। तो जहांगीर के समय के और इसके समय के चित्रों का आदान प्रदान होता था। बस देखिए, जहांगीर व इनके जहांगीर व इनके समय के चित्रों का आदान प्रदान। बस, यानी कि मुगल में जो है जहांगीर के कालीन के चित्रों का और इनके मोहम्मद आदिल शाह के चित्रों के समय में आदान प्रदान होता था। वो उनका चित्र लेकर जाते थे और वो उनका चित्र लेकर आते थे। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद शाहजहां ने एक जहांगीर पढ़ना, जहांगीर ने एक ग्रंथ लिखा था तुझके जहांगीरी। इसकी आत्मकथा है, तुझके जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। तुझके जहांगीरी में एक वर्णन आया है, ठीक है। देखिए, तुझके जहांगीरी में एक वर्णन आया है कि जहांगीर ने, ठीक है, जहांगीर ने मोहम्मद आदिल शाह को एक सबीह भेंट किया था। वर्णन है, ठीक है, क्या वर्णन है कि जहांगीर ने आदिल शाह को पोर्ट्रेट यानी कि सबीह भेंट की थी, ठीक है। देखिए, जो तुझके जहांगीरी है, जो जहांगीर की आत्मकथा है, इसमें वर्णन आया है कि जहांगीर ने आदिल शाह को एक पोर्ट्रेट यानी कि जो है एक सबीह इनको भेंट की थी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, एक ही वो आसार महल है, क्या? आसार महल। देखिए यहाँ, चलिए मैं बताता हुआ चल रहा हूं। आसार महल, आसार महल के लिए ये इटली से, कहा? इटली से जो है वो कलाकार बुलवाए थे, ठीक है। आसार नाम को इटली से कलाकार बुलवाया था। आसार महल को बनवाने के लिए इसने इटालियन कलाकार बुलवाया था, ठीक है, बुलवाया था। कहां से? देखिए, आसार जो महल है इसको बनवाने के लिए जो है मोहम्मद आदिल शाह,
ने जो है बुलवाया था। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आदिल शाह द्वितीय, इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं आदिल शाह द्वितीय। वीडियो में आ रहा है अच्छे से? मुझे हर एक चीज देखना पड़ता है भाई। हाँ, आप लोगों की एक एक चीज जो है हमें देखना पड़ता है। अब इसके शासन में कुछ खास तो हुआ नहीं था, ठीक है। हाँ, इसके शासन में कुछ भी खास नहीं हुआ था। इसके बाद इसका जो पुत्र हुआ सिकंदर आदिल शाह, ठीक है, इसका पुत्र था सिकंदर आदिल शाह। अब जो सिकंदर था ये बहुत कलाप्रिय शासक निकल गया, ठीक है, ये बहुत कलाप्रिय शासक निकल गया। लेकिन ये जो कलाप्रिय था, कलाप्रिय कम स्थापत्य प्रिय ज्यादा था। देखिए अभी हम आपको इसका विश्लेषण करके दिखा देंगे। क्या अभी हम आपको इसका विश्लेषण करके दिखा देंगे, तो फिर आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बिल्कुल का बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसके समय का जो स्थापत्य है, प्रमुख स्थापत्य, प्रमुख स्थापत्य जो है, पहला तो है बीजापुर का दुर्ग, ठीक है, पहला है बीजापुर का दुर्ग, इतना ठीक है, बीजापुर का दुर्ग। इसके बाद है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है, बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, इब्राहिम रोजा, इब्राहिम रोजा हो गया, बीजापुर का दुर्ग हो गया, जामा मस्जिद हो गया, इब्राहिम रोजा हो गया, और गोल गुंबद, हाँ, और एक गोल गुंबद, गोल गुंबद आदि आदि प्रमुख स्थापत्य था। किसके? सिकंदर आदिल शाह के समय बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, ये सब जो है था। अब एक चीज ये देख लीजिए कि ये जो चारों है, ठीक है, इन चारों पर जो है हिंदू प्लस मुस्लिम, ठीक है, हिंदू प्लस मुस्लिम कला का प्रभाव था, ठीक है। ये जो चार है, बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद, ठीक है, क्या क्या है? ये आपका है बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद। इस पर मुगल के साथ साथ हिंदू चित्रों का समन्वय था। उसके बाद काल आ गया जो है 1600, ठीक है, आ गया 1687। इसके बाद आ गया 1687। देखिए 1687 में औरंगजेब से और वीर शिवाजी से, ठीक है, औरंगजेब प्लस वीर शिवाजी, वीर शिवाजी से युद्ध चल रहा था। तो देखिए जब युद्ध चल रहा है तो सिंपल सी बात है कि युद्ध में कुछ ज्यादा तो होगा नहीं, विकास तो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर घर में कलेश मचा हो तो कुछ विकास नहीं होगा। तो यहाँ औरंगजेब ने क्या किया कि इसने बीजापुर को
इसने बीजापुर को जीत लिया। और यही जब बीजापुर को जीत लिया तो जो है ये जो बीजापुर है इसका पतन हो गया, ठीक है। और बीजापुर का इस तरह से पतन हो गया। अब जब इसका पतन हो गया तो जो दूसरा काल आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे जो है, क्या आप बताओ। अभी हम पहले से एक बार रिपीट कर देखिए, रिवीजन। बीजापुर जो है 1490 से लेकर के 1687 ईस्वी तक माना जाता है ये चला था, यहाँ तक ठीक है। अब जो बीजापुर के संस्थापक थे सुल्तान यूसुफ आदिल शाह थे, जिन्होंने 20 वर्ष तक जो है केवल शासन कर पाया था 1490 से 1510 तक। ये कला प्रेमी शासक के साथ ही साथ ये ईरानी कला के विद्वान भी थे। विद्वान के साथ ही साथ ये साहित्यकार और कलाकारों को कलाकारों को ये संरक्षण प्रदान किए थे कि भैया आप हमारे यहाँ आओ और कला बनाओ। इसके बाद इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था इस्माइल अली आदिल शाह। क्या था नाम था? इस्माइल अली आदिल शाह नाम था। तो जब बाप के राज्य में कला वाला चल रहा है तो बेटा देखेगा ये भी कला प्रेमी होगा, तो बेटा भी कला प्रेमी हुआ और अपने पिता की तरह इसने भी कला को संरक्षण दिया। अब इसकी बीवी आ गई चांद सुल्ताना। कौन? चांद सुल्ताना। चांद सुल्ताना कला पारखी, विदुषी और कलाकर्त्री थी। कलाकर्त्री मतलब जब स्त्री में कोई कलाकार हो उसे कहते हैं। विदुषी मतलब होते हैं विद्वान, जैसे पुरुषों में विद्वान होते हैं ऐसे स्त्रियों में विदुषी होती है। और कला पारखी का मतलब कला की बारीकियों से अवगत। इसने चांद सुल्ताना ने नुजूम उल उलूम ग्रंथ का चित्रण कराया, रचना भी कराया और चित्रण भी कराया था, ठीक है। चित्रण व रचना। रचना मतलब पहले ये किताब लिखा गया फिर उस पर आधारित जो है चित्र बना। अब ये नुजूम उल उलूम क्या है? तो ये खगोल विद्या है। क्या? खगोल विद्या की इसमें जानकारी दिया गया है, जिसमें फारसी और भारतीय कला का प्रभाव दिखता है। इसके जो चित्र बने हैं उसमें फारसी और भारतीय कला का प्रभाव दिखता है। अब इस नुजूम उल उलूम में 140 नक्शे 876 चित्र हैं। कितने? 140 नक्शे 876 चित्र। तो सिंपल सी बात है कि जब इतना 800 900 चित्र हैं तो एक ही चीज का होगा नहीं, तो इसमें तंत्र मंत्र हो सकता है। अगर छोटा दिखे तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। तंत्र मंत्र, मानव आकृति, बेल बूटे, पशु पक्षी, ज्योतिष, खगोल विद्या, वास्तु शास्त्र व हस्तकला आदि से संबंधित चित्र बने थे। फिर इनका भी पुत्र था, ठीक है, जो इब्राहिम आदिल शाह हुआ। ये बहुत संत विचार का था, ज्योतिष भी था, कला प्रेमी, चित्रकार भी था। देखिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में, चौथे पीढ़ी, पांचवें पीढ़ी, छठे पीढ़ी तक जो है चला था, ठीक है। अभी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब इसके समय में सभी और भित्ति चित्र बहुत बना था, ठीक है, जिसमें हाथियों की लड़ाई और सघन वन में खड़ी स्त्री है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। यहाँ तक ठीक है। फिर इसका भी इसी के समय रागमाला में एक चौगान का वर्णन आता है जिसका यहाँ पर चित्रण हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ है। अब इनका इब्राहिम आदिल शाह का पुत्र है मोहम्मद आदिल शाह, जो कला संरक्षण था ही, तो ये जहांगीर के समकालीन था। तो इसके राज्य में इसका चित्र जहांगीर के यहाँ जाता था, जहांगीर का चित्र इसके यहाँ आता था। तो आइए अदला बदली लगा रहता था, आदान प्रदान लगा रहता था। तो इस तरह से जो है देखिए, तुज्जू के जहांगीरी, ये आत्मकथा है, ठीक है। क्या है? आत्मकथा, ठीक है, ये आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें वर्णन है कि जहांगीर ने आदिल शाह को उनका पोर्ट्रेट या एक छवि भेंट किए थे कि आप मेरे मित्र हो, लो मैं आपका पोर्ट्रेट बनाकर देता हूं। फिर अशार महल के लिए इसने इटालियन से कलाकार बुलाया था, कहो बेटा हमारे यहाँ कलाकारी करो, खूब पैसा ले जाओ।
आदिल शाह द्वितीय, फिर इसका पुत्र हुआ आदिल शाह द्वितीय और इसका पुत्र हुआ सिकंदर आदिल शाह। इसके समय में कुछ ज्यादा तो वर्णन है नहीं, लेकिन इसके समय में है सिकंदर आदिल शाह क्या था, ये स्थापत्य प्रिय था। क्या स्थापत्य प्रिय था। इसके समय जो प्रमुख स्थापत्य है वो बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा और गोल गुंबद बनवाया था, जिस पर हिंदू और मुस्लिम कला का प्रभाव पड़ा था। साथ ही फिर समय आ गया इसके पतन का, जब समय था 1678, सॉरी 1687, मैं 78 बोल रहा हूँ मैं। औरंगजेब और वीर शिवाजी में युद्ध हुआ, उसके बाद जो है इसने बीजापुर को जीत लिया। कौन? औरंगजेब जो है बीजापुर को जीत लिया। तो जब जीत लिया तो सिंपल सी बात है, यहाँ के राजा इन लोगों को मरवा डाला। तो इस तरह बीजापुर पर अधिपत्य हो गया औरंगजेब का। यहाँ तक ठीक है। अब हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। देखिए मान लो ये हो गया बाबर, बाबर का प्रिय था, नींव तो उसने रखी थी। फिर ये हो गए कौन? ये हो गए आपके हुमायूं, ये हो गए आपके अकबर, ये हो गए जहांगीर और ये हो गए, इनको छोड़ के ये हो गए शाहजहां। क्या? ये हो गए शाहजहां की कालीन और ये हो गए औरंगजेब के समय। तो देखिए इनके यहाँ से हर जगह कला हुआ था, लेकिन शाहजहां जो है स्थापत्य प्रिय था। तो उसी तरह जो है देखिए मोहम्मद आदिल शाह, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मोहम्मद आदिल शाह में ये जहांगीर व इनके समय के चित्रों का आदान प्रदान होता था, यानी कि इनके पिताजी जो है वो जहांगीर के समय के थे, तो इनका पुत्र होगा जो है औरंगजेब के समय का। ये नाती है तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि नाती है तो थोड़ी है कि बाबा से लड़ाई किया होगा, ठीक है। तो इसका पुत्र जो है ये यहाँ पर सिकंदर आदिल शाह जो है औरंगजेब के समकालीन हो गया। फिर ये शाहजहां, समझ लीजिए कि शाहजहां जैसे शाहजहां मुगल में एक स्थापत्य प्रेमी था, वैसे ये था। इसके समय में स्थापत्य बीजापुर का दुर्ग, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, गोल गुंबद बना है। और फिर औरंगजेब से लड़ाई हो गई, इन विचारों की जो है पतन हो गया, ठीक है। तो ये रहा बीजापुर के विषय में। अब हम आगे इसके आगे विषय में चर्चा करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।